तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक मोमेंट कैरी कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम का। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि जो हमारा प्लास्टिक न्यूट्रलाइसिस होता है ना, वो फुल्ली प्लास्टिक स्टेट पे हमेशा जो क्रॉस सेक्शन है उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। क्रॉस सेक्शन को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है जो हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है। वो क्यों करता है उसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके थे फ्रॉम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो हम लोग कंप्रेशन को टेंशन का जब इक्वल किए थे तो आया था। इसमें भी वही काम करेंगे। तो हम लोगों ने, मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के सीजी से क्यों पास करेगा। उसको क्रॉस सेक्शन के एरिया से मतलब नहीं होगा, वो हमेशा क्रॉस सेक्शन के सीजी से पास करेगा। और क्रॉस सेक्शन के सी से पास करेगा, उसका भी जो डेरिवेशन है वो सेम उसी की तरह है। हमारा फंडामेंटल सेम रहेगा क्योंकि हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लगा के कंप्रेशन को टेंसाइल फोर्स के बराबर करेंगे और जो भी निकल के आएगा उससे निर्णय लेंगे कि वो क्या करेगा, मतलब वो क्रॉस सेक्शन के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पासेस थ्रू सीजी ऑफ द सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, देखिए जैसे कि आप लोगों ने सोम में पढ़ा होगा, तो सोम में जब ये डेरिवेशन होता है तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन से ही पास करता है। वो क्यों करता है उसका ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक रैंडम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया है। एक क्रॉस सेक्शन लेने के बाद उसका स्ट्रेस डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, ये स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम बनाया है, उसके बाद मैंने स्ट्रेस डायग्राम में, आप समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि ये इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर है। कहने का मतलब, इलास्टिक कहने का मतलब कि ये इल्ड पॉइंट से बिलो है। स्टील के हिसाब से इल्ड पॉइंट पे अभी तक मैं रीच नहीं किया हूँ। इल्ड पॉइंट से पहले स्ट्रेस की बात हो रही है, जिस जहाँ पे वो जो मटेरियल है हमारा, मतलब जो स्टील है वो इलास्टिक बिहेव कर रहा होगा। इसका मतलब इसमें जो स्ट्रेस डायग्राम आएगा वो लीनियर आएगा या ट्रायंगुलर बोल सकते हैं इसको। जो स्ट्रेस डायग्राम आएगा वो लीनियर आएगा, ट्रायंगुलर आएगा। आप याद कर रहे होंगे प्लास्टिक के सेट में ऐसा नहीं आता था, वो रेक्टेंगुलर आता था यहाँ से यहाँ। तो ये इलास्टिक है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगुलर आएगा हमारा स्ट्रेस डायग्राम। ट्रायंगुलर आने के साथ साथ ये स्ट्रेस डायग्राम का जो एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है कि बेंडिंग फॉर्मूला से निकल के आता है, M/I = F/Y, मतलब सिग्मा y/y। तो जो हमारा स्ट्रेस है वो निकल के आ जाएगा कि M/I × y। चलिए ये भी देख लिए हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब मैंने क्या किया ना, क्योंकि देखिए पिछले क्लास में जब मैंने C = T किया था, जब कंप्रेशन = टेंशन किया था, तो कंप्रेशन = टेंशन करने में मैं क्या कहता, सीधा स्ट्रेस को यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, कितने एरिया में वो स्ट्रेस लग रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्रेशन निकालने के लिए मैं स्ट्रेस को एरिया से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, कितने एरिया में वो स्ट्रेस लग रहा है, तो एरिया इंटू स्ट्रेस फोर्स निकल के आ गया, कंप्रेसिव फोर्स। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक एलिमेंट्री सेक्शन जैसे कि पतला एलिमेंट, मतलब कि DX एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। FY स्ट्रेस ही उस पूरे एरिया में लग रहा है। हमको ये पता है कि FY स्ट्रेस ही पूरे कंप्रेशन एरिया में लग रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट FY × AC कर दिया। तो स्ट्रेस लगातार Y के साथ साथ चेंज कर रहा है। स्ट्रेस जो है वो लगातार Y के साथ साथ, ये रहा Y हमारा, स्ट्रेस जो है वो लगातार Y के साथ साथ चेंज कर रहा है। अब स्ट्रेस चेंज कर रहा है तो जैसी बात है, आपको पता है कि या तो आप स्ट्रेस को एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया कर दीजिए, मतलब इस जो स्ट्रेस लग रहा है उसका एवरेज निकाल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सिंपल सबसे बेस्ट टेक्निक है कि इंटीग्रेशन कर लीजिए। यानी कि एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पे DA एरिया, उस एरिया पे कितना स्ट्रेस लग रहा है वो स्ट्रेस निकाल लीजिए, उस स्ट्रेस को उस एलिमेंट्री एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो एलिमेंट्री फोर्स आ जाएगा। तो उस एलिमेंट्री फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे होल क्रॉस सेक्शन में, तो हमारा वो क्या निकल के आ जाएगा, ओवरऑल फोर्स निकल के आ जाएगा कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। तो वही काम यहाँ पे करते हैं। समेशन x = 0 कर दिए हम लोग, कहाँ से कहाँ, पूरा होल। अब क्या किए, मैं एलिमेंट लिया DA एलिमेंट, यहाँ पे DA एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मैं स्ट्रेस को दिखा दिया कि भाई उस DA एलिमेंट पे बस कितना स्ट्रेस लग रहा है, F = M/I × y। y पे डिपेंड करेगा ये स्ट्रेस, तो इसलिए M/I × y ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो ये इतना स्ट्रेस इस एलिमेंट्री एरिया DA पे लग रहा है। तो मेरे को क्या करना है कि पूरे क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को जीरो के बराबर करना है। ये तो पहली बात की जो F × DA है वो एलिमेंट्री फोर्स है, यानी कि मतलब एलिमेंट्री स्ट्रेस, एलिमेंट्री एरिया पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो एलिमेंट्री फोर्स की बात कर रहा है। इस एलिमेंट्री फोर्स को पूरा इंटीग्रेट कर दिया, मतलब कि ओवरऑल क्रॉस सेक्शन पे इंटीग्रेट करने के बाद ये पता चला कि हाँ ये भाई ये जो फोर्स होगा वो ओवरऑल x डायरेक्शन का, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स होगा, मतलब कि C = T ही बेसिकली कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसको मैंने 0 के बराबर कर दिया।
ठीक है, सिंपल। अब मैं एफ के जगह पे एम बाई आई इंटू वाई रख दिया। ठीक है, एम बाई आई अगर एक क्रॉस सेक्शन के लिए मतलब जो मोमेंट आ रहा होगा वो क्रॉस सेक्शन के अगर कांस्टेंट है तो मोमेंट को मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट को बाहर ले लिया। आई अगर क्रॉस सेक्शन का शेप नहीं बदल रहा है तो उसको आई को भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी बाहर ले लिया। एम बाई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी। ठीक है, एम बाई आई को इधर ले जाने पर वो जीरो जीरो से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बच जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन वाई डी ए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटीग्रेशन वाई डी ए है क्या। इस फिगर में देखिए, ये डी ए है, ये वाई है, मतलब आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि वाई डी ए वही चीज़ है कि ये जो अगर इसको एक्सिस मान लिया मैंने कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस मान लिया कि भाई ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट सब चीज़ देख रहे हैं हम। तो ये जो डी ए एलिमेंट है ना, ये डी ए एलिमेंट का एरिया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट है। मतलब कि देखिए आप ना हर किसी चीज़ का मोमेंट निकाल सकते हैं, फोर्स का मोमेंट निकाल सकते हैं, एरिया का मोमेंट निकाल सकते हैं। ये एरिया का मोमेंट है, कहने का मतलब ये एक एलिमेंट्री एरिया, किसी भी एरिया का मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि उस एरिया को उस एक्सिस के डिस्टेंस से, मतलब कि जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट निकालना चाहते हैं उस एरिया का, उस एरिया को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो दो जो देता है वो देता है मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट दैट एक्सिस। वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस मोमेंट, उस एरिया के मोमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, उस एरिया को उस एक्सिस के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वाई डी ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एलिमेंट्री एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ सिर्फ वाई डी ए नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, मतलब कि ऐसा ऐसा सारे एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इक्वल टू जीरो, मतलब कि सारे एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट जीरो है। अब एक चीज़ यहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ है, एक चीज़ कंसेप्चुअल चीज़ ये है कि ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, ये चीज़ पढ़ा होगा शायद आपने मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि एरिया का मोमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके सीजी के अबाउट जीरो होता है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट टाइम में लिखा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए इंटीग्रेट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ टोटल एरिया। ये टोटल एरिया के मोमेंट को उस एक्सिस के अबाउट, जिस भी एक्सिस के अबाउट निकाला जा रहा है उस एक्सिस के अबाउट वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया के मोमेंट को। ये समझ में आ गया। अगले लाइन में ही ये लिखा हुआ है कि ऑल्सो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया इज जीरो अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस ओनली। किसी भी एरिया का मोमेंट उसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही जीरो होता है, अदर एक्सिस के अबाउट जीरो नहीं होता है। जैसे कि इस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है ए, ये टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है और उसका ये सी जी है। एक एक्सिस ऐसा है जो उसका सी जी से पास कर रहा है, एक एक्सिस ऐसा है जो कहीं दूसरी जगह से पास कर रहा है, जो कि एच डिस्टेंस है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो अब इस एरिया का मोमेंट, अगर इस एरिया का मोमेंट अगर इस वन वन के अबाउट पूछा जाएगा कि कितना है, तो एरिया इंटू उसके सी जी का इस एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एच, तो ए इंटू एच इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट हो गया। और इसी एरिया का इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या होगा, तो वो एरिया इनटू उस एक्सिस का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस। तो इस एक्सिस का उसके सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस तो जीरो है क्योंकि वो खुद सेंट्रोइडल एक्सिस से पास कर रहा है। तो इसलिए एरिया इंटू जीरो इक्वल टू आ जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा है कि हमारे पास जो एक एक्सप्लेनेशन आया ऐसा बोल रहा है कि टोटल एरिया का मोमेंट जीरो आ रहा है, और टोटल एरिया का मोमेंट हमको ये पता होता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ही जीरो होता है सिर्फ। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस होगा वो कैसा एक्सिस होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। तो ये प्रूफ हो गया कि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रोइडल एक्सिस से ही पास करता है किसी क्रॉस सेक्शन के। इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्रेशन एरिया का मोमेंट जो टेंशन एरिया के मोमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वल जीरो हो पाएगा दोनों मिला के। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस आज के लेक्चर का। कल का जो लेक्चर होगा ना वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो हम लोग का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक है सेफ फैक्टर, उसके बारे में बात करेंगे कल। तो चलिए कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।